केटर्स पेंडुलम के हर वाइवा एग्ज़ाम में एक्सटर्नल ये डेफिनेटली पूछते हैं कि बताओ केटर्स पेंडुलम में दो नाइफ एजेस क्यों यूज़ किया जाता है। देखो, इसका सिंपल रीज़न ये है कि हम नाइफ एजेस से क्या करते हैं, उस पेंडुलम को सस्पेंड करते हैं। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, नाइफ एज 1 से सस्पेंड करेंगे पेंडुलम को और टाइम पीरियड मेज़र करेंगे। देन व्हाट वी विल डू, हम नाइफ एज 2 से पेंडुलम को सस्पेंड करेंगे, देन टाइम पीरियड मेज़र करेंगे। हम दोनों का टाइम पीरियड क्या कर देंगे, फिर इक्वल आने के लिए एडजस्टमेंट करेंगे। जब दोनों का टाइम पीरियड इक्वल हो जाएगा तो ये K1 और K2 मतलब दोनों नाइफ एजेस के बीच का जो लेंथ हमको मिलेगा उसी से ही हम G का एक्यूरेट वैल्यू फाइंड करते हैं। दैट्स वाई केटर्स पेंडुलम यूज 2 नाइफ एजेस। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि डेफिनेशन बताओ केटर्स पेंडुलम का। व्हाट इज केटर्स पेंडुलम? तो तुमको क्या बोलना है, केटर्स पेंडुलम इज ए रिवर्सिबल कंपाउंड पेंडुलम है। ये क्या है, एक रिवर्सिबल कंपाउंड पेंडुलम है जिसमें दो नाइफ एजेस होते हैं एंड उससे हम करते क्या हैं, उससे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक्यूरेट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ the pendulum is taken to the moon, will the time period change? Suppose एक एस्ट्रोनॉमर लैंड किया ऑन द मून, वहाँ पर केटर्स पेंडुलम को माउंट किया, ओके तो क्या उसका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा एज कम्पेयर टू अर्थ? देन आंसर इज सिंपली येस, क्योंकि देखो केटर्स पेंडुलम का जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है वो ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है एंड जो मून है उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के कंपैरिजन में थोड़ा सा क्या है, स्मॉलर है। तो इसीलिए क्या होगा, टाइम पीरियड हमारा इंक्रीज हो जाएगा ऑन दी मून। नाउ जस्ट टेल मी, कैन एयर रेजिस्टेंस अफेक्ट द इक्वलिटी ऑफ द टू टाइम पीरियड? मतलब सपोज तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो एंड किसी ने फ़ैन ऑन कर दिया, तो जब फ़ैन ऑन हुआ तो कुछ एयर फ्लो हुआ, तो क्या वो एयर रेजिस्टेंस इक्वलिटी ऑफ द टाइम पीरियड अबाउट द नाइफ एजेस K1 एंड K2 को इफेक्ट करेगा? देन आंसर इज सिंपली येस, क्योंकि देखो एयर रेजिस्टेंस क्या करता है, डैम्पिंग क्रिएट करता है एंड डैम्पिंग की वजह से क्या होता है, कुछ टाइमिंग एरर आता है। ओके कुछ टाइमिंग का एरर आएगा तो कभी भी तुम्हारा टाइम पीरियड 1 इज इक्वल टू टाइम पीरियड 2 नहीं होगा अगर एक्सटर्नली कुछ फोर्स उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, जस्ट लाइक ये एयर रेजिस्टेंस। नाउ व्हाट इज द एग्जैक्ट कंडीशन अंडर विच द पेंडुलम बिकम्स रिवर्सिबल? देखो कंपाउंड पेंडुलम, ओके जो केटर्स पेंडुलम है वो क्या है, एक कंपाउंड पेंडुलम है जो कि रिवर्सिबल है। तो ऐसा क्या कंडीशन है जब एक कंपाउंड पेंडुलम रिवर्सिबल बनता है? तो सपोज देखो नाइफ एज 1 पर हम ऑसिलेट करना स्टार्ट किए, हमको टाइम पीरियड मिला T1। नाइफ एज 2 पर हम फिर ऑसिलेट किए, हमको मिला टाइम पीरियड 2। जब टाइम पीरियड 1 इज इक्वल टू टाइम पीरियड 2 होगा तब हम कह सकते हैं कि हमारा जो पेंडुलम है वो क्या है, रिवर्सिबल है। नाउ इफ द टाइम पीरियड अबाउट द टू नाइफ एजेस आर नॉट इक्वल, व्हाट एडजस्टमेंट शुड बी मेड? अगर दोनों नाइफ एजेस के अक्रॉस हमारा टाइम पीरियड सेम नहीं है तो हम क्या एडजस्टमेंट करेंगे? तो तुम देख सकते हो डायग्राम में एक होता है हमारा मूवेबल मास, उस मूवेबल मास को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर स्लाइड करेंगे या थोड़ा सा नीचे स्लाइड करेंगे, ओके बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट। उसको थोड़ा सा स्लाइड करेंगे तब देखेंगे कि टाइम पीरियड इक्वल हो रहा है कि नहीं। तो हमारा सिंपल आंसर क्या होगा, द मूवेबल मास शुड बी एडजस्टेड until the time period becomes equal. Okay, now tell me, can two completely different suspension point give exactly the same time period? क्या दो डिफरेंट सस्पेंशन पॉइंट से हमें एग्जैक्टली सेम टाइम पीरियड मिल सकता है? देन आंसर इज येस, इफ द सस्पेंशन पॉइंट्स आर कॉन्जुगेट पॉइंट। अगर दोनों सस्पेंशन पॉइंट क्या हुए, कॉन्जुगेट पॉइंट हुए, तो हमको क्या मिलेगा, टाइम पीरियड सेम मिलेगा। ओके क्या होने चाहिए, वो कंजुगेट पॉइंट होने चाहिए। ओके नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आई invert the pendulum and suspend it from the other knife edge, will the value of G change? मतलब सपोज पहले मैं नाइफ एज
K1 से ऑसिलेट कर रहा था, उसको इन्वर्ट कर दिया, मतलब उल्टा कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, नाइफ एज 2 से उसको ऑसिलेट करवा रहा हूँ। तो क्या इन दोनों केसेस में हमको जी का वैल्यू सेम मिलेगा या जी का वैल्यू चेंज हो जाएगा? देन आंसर इज नो। अगर टाइम पीरियड इक्वल है, मतलब टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन अबाउट नाइफ एज K1 एंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन अबाउट नाइफ एज K2, अगर वो दोनों हमको सेम मिल जाता है तो जी का वैल्यू अफेक्टेड नहीं होगा, जी का हमको सेम वैल्यू मिलेगा। एक्सपेरिमेंट करते वक्त ये ध्यान दिया होगा कि हम यहाँ स्मॉल एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन लेते हैं, मतलब हमारा जो एंगल होता है वो लेस देन 5 डिग्री होता है। इसको लेने का हमारे पास एक बेनिफिट है कि वो बेनिफिट क्या है कि हम स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन को यूज़ कर सकते हैं। वो क्या है? दैट इज़ फॉर स्मॉल एक्स साइन एक्स इज़ नियरली इक्वल टू एक्स, मतलब अगर एंगल छोटा होगा तो साइन एक्स या साइन थीटा इज़ नियरली इक्वल टू थीटा होगा, जो कि लार्ज एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन में फेल हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमको टाइम पीरियड थोड़ा सा इंक्रीज्ड मिलता है एंड विच रिजल्ट्स टू एरर। नाउ व्हाई आर नाइफ एजेस प्लेस्ड एट अनइक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास? ओके, एक्सपेरिमेंट में देखा होगा तुमने कि नाइफ एजेस सेम डिस्टेंस पे नहीं होते हैं, वो अलग अलग डिफरेंट डिस्टेंस एंड पोजीशंस में होते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखो, उनको अनइक्वली प्लेस्ड इसीलिए किया जाता है कि सो दैट दिस नाइफ एजेस आर सच एडजस्टेड दैट मूवेबल मास कैन मेक द टाइम पीरियड। आपने एक्सपेरिमेंट करते वक्त ये ध्यान दिया होगा कि नाइफ एजेस जो होते हैं दे आर प्लेस्ड एट अनइक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम दी सेंटर ऑफ मास। ऐसा क्यों होता है? जब ये अनइक्वल डिस्टेंसेस पे प्लेस्ड होते हैं तो हम क्या करते हैं, जो मूवेबल मास होता है उसको एडजस्ट करते हैं, एडजस्ट करेंगे ताकि हमारा जो टाइम पीरियड होगा वो इक्वल हो जाएगा। मतलब टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन अबाउट द नाइफ एज ए इज इक्वल्स टू टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन अबाउट द नाइफ एज बी। नाउ व्हाई इज दिस मेथड कंसिडर मोर प्रिसाइज देन सिंपल पेंडुलम मेथड? हमारे पास सिंपल पेंडुलम तो था, तो क्रेटर्स पेंडुलम की ज़रूरत आखिर हमको क्यों पड़ी? तो तुमको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि सिंपल पेंडुलम में हम यूज़ करते हैं पॉइंट मास अप्रॉक्सीमेशन, मतलब हम कंसिडर करते हैं कि जो बॉब है वो एक पॉइंट मास है, बट रियल लाइफ में बॉब कोई पॉइंट मास नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, जब क्रेटर्स पेंडुलम यूज़ करेंगे तो इट एलिमिनेट्स एरर इन मेजरिंग इफेक्टिव लेंथ एंड अवॉइड डायरेक्ट कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखो, क्रेटर्स पेंडुलम में हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना नहीं होता है, कोई इफेक्टिव लेंथ फाइंड करना नहीं होता है, तो हम इससे क्या करते हैं, इजीली एंड मोर एक्यूरेटली जी का वैल्यू फाइंड करते हैं। इफ़ द पेंडुलम इज मेड हैवियर विल द वैल्यू ऑफ जी चेंज? मतलब अभी हमारा पेंडुलम का जितना वेट है, अगर मैं उसको 2 गुना कर दूं या सपोज 5 टाइम्स इंक्रीज़ कर दूं, तो क्या है उससे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कोई चेंज आएगा? तो आंसर है सिंपली नो, क्योंकि देखो जो वैल्यू ऑफ जी होता है वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ओके, सो इंक्रीजिंग द मास डोज नॉट चेंज द टाइम पीरियड, तो जी का वैल्यू क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। अर्थ में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू हर जगह सेम नहीं होता है, डिफरेंट प्लेसेस में क्या होता है, डिफरेंट होता है। नाउ द फैक्ट इज़, अगर ये डिफरेंट होता है तो इससे हमें क्या, अगर हम कुछ अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेंगे तो उससे हमें क्या? बट देखो, हम कैलकुलेशन में ले जाते हैं 9.8 या 10, पर रियल लाइफ में सपोज हमें रॉकेट लॉन्च करना है टू द मून, उसमें हमको क्या करना होता है, जी का एक्यूरेट वैल्यू कैलकुलेट करना होता है। स्लाइट डेविएशन फ्रॉम द एक्यूरेट वैल्यू कैन लीड टू ए लॉस ऑफ करोड़ ऑफ मनी। ओके, तो देखो अर्थ में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू है वो डिपेंड करता है अर्थ के रोटेशन के ऊपर।
हाइट के ऊपर भी डिपेंड करता है। मतलब तुम ग्राउंड पे हो तो जी का वैल्यू डिफरेंट होगा, तुम पहाड़ पे चढ़ गए तो जी का वैल्यू स्लाइटली डिफरेंट होगा। एंड लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, हर चीज़ के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंडेंट है। ओके, व्हाट आर द प्रिकॉशंस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट? ये तुमको याद होना ही चाहिए, बिकॉज तुम्हारे जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की कॉपी होगी उसमें भी तुमको ये मेंशन करना होगा एट दी लास्ट। सो पहला प्रिकॉशन है कीप द ऑसिलेशन स्मॉल। सेकंड प्रिकॉशन इज़ इंश्योर करना कि जो नाइव एज है वो शार्प हो एंड लेवल हो। शार्प नाइव एज होने से बेनिफिट क्या मिलता है? फ्रिक्शन थोड़ा कम हो जाएगा। नेक्स्ट, एवॉइड ट्विस्टिंग मोशन। मतलब तुम्हारा जो केटर्स पेंडुलम का ऑसिलेशन होगा वो सिर्फ 2 डायमेंशन में कॉन्फाइंड होना चाहिए। मतलब पेंडुलम लेफ्ट एंड राइट ही ऑसिलेट करेगा, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट इज रिकॉर्ड टाइम फॉर मैनी ऑसिलेशन। मतलब जितना ज़्यादा ऑसिलेशन तुम करोगे उतना तुमको बेटर रीडिंग मिलेगा। देखो, वाइवा में तुम्हारे कॉन्फिडेंस का आधा मार्क होता है, तो आंसर सही दो ना दो, बट कॉन्फिडेंस का आधा मार्क होता है। तो वाइवा में जो भी बोलो कॉन्फिडेंटली बोलना। एंड बाय द वे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर वाइवा एग्ज़ाम।